ओके, तो पहला सवाल है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल यूज्ड एज अ सस्पेंशन वायर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंशन वायर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो प्रॉपर्टी बता देते हैं। सबसे पहले इसकी जो टॉर्जनल कांस्टेंट होगी, टॉर्जनल कांस्टेंट होगी वो लो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाए। अगर टॉर्जनल कांस्टेंट ज़्यादा होगी तो आराम से वो मुड़ेगी नहीं, उसको मुड़ने के लिए ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। ओके, तो लो टॉर्जनल कांस्टेंट्स जो है उसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ बताता है कि अगर ज़्यादा इसके ऊपर कोल्ड वर्क करोगे, मूवमेंट होगी, क्योंकि करंट की वजह से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मूवमेंट लगातार होती रहेगी, तो इस मूवमेंट की वजह से ये अपनी इलास्टिसिटी खोए बगैर, इलास्टिसिटी जो है इस वायर की, इस तार की, वो बिल्कुल ही ना खोनी चाहिए और टॉलरेट कर सकती है खिंचाव को। जितनी भी कोल्ड वर्क है उसको वो क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर को अगर आप ज़्यादा खींचोगे यानी आगे पीछे मोड़ोगे तो वो ब्रिटल हो जाता है और टूट जाता है। अगर कॉपर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी गैल्वेनोमीटर बहुत जल्दी ब्रेक होगी, इसकी जो वायर है बहुत जल्दी टूटेगी। तो ऐसी मटेरियल का यूज करेंगे जिसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो और उसी समय साथ में ही वो टॉलरेट भी कर सके ज़्यादा वर्क को। फिर होना चाहिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस। इसका मतलब क्या है, अगर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इन्वायरमेंट की ज़्यादा होगी तो वायर ज़्यादा एक्सपांड ना कर जाए, और कम होगी तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए। एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रीडिंग चेंज हो सकती है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। मटेरियल क्या होते हैं सस्पेंशन वायर के, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। और जो बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होती है उसमें क्वार्ट्ज की स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन वायर किसकी यूज करते हैं, क्वार्ट्ज की, जो अल्ट्रा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होती है। फिर क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा टॉर्क जो लगेगी आर्मेचर के ऊपर, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के ऊपर, वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच जो एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली टॉर्क होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, आई इंटू एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यानी आई ए बी साइन थीटा। ओके, तो ये थीटा 90 डिग्री तब होगी जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये देखो आर्मेचर है यानी कॉइल की लूप है। अगर समझो यहाँ से रेडियल, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ओके, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो हर एक पॉइंट पे ये क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल। तो डेट्स वाई टॉर्क जो होगा मैक्सिमम मिलेगा इस केस में। और दूसरा एडवांटेज क्या है, इस वजह से जो गैल्वेनोमीटर का स्केल होगा वो लीनियर हो जाएगा, है ना। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है गैल्वेनोमीटर की स्केल्स क्या करती है, लीनियर करने में हेल्प करती है ना। सो
स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर becomes linear। तो थर्ड वाले का आंसर मैंने पहले ही में दे दिया है कि स्प्रिंग सस्पेंशन वायर की अगर हम टॉर्जनल कांस्टेंट कम रखेंगे तो वो आसानी से क्या होगी, मुड़ सकती है ना, और इससे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। Give two factors by which voltage sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased। तो दो फैक्टर बताओ जिसकी वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सके। तो पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के आप गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, करंट सेंसिटिविटी नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा, टॉर्जनल कांस्टेंट कम करके, टॉर्जनल कांस्टेंट जो है उसको कम करके भी वोल्टेज सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, a strong current is made to pass through a spring, will there be any change in the length of the diameter। तो अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगी तो उसकी वजह से उसकी लेंथ और डायमीटर दोनों ही जो है वो चेंज होगी। ओके, जो स्प्रिंग की कोर होती है यानी स्प्रिंग की जो टर्न्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज्ड एज ए सस्पेंशन वायर इन गैल्वेनोमीटर। अगेन सेम चीज़ जो क्वेश्चंस 1 में है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन वी इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब कौन सी सेंसिटिविटी बोल रहा है ये पता नहीं, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो भी बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर। और टॉर्जनल कांस्टेंट को कम करके, तो ये भी ऑलमोस्ट हुआ ही हुआ है। फिर आ जाओ 8, अ करंट कैरिंग लूप इज फ्री टू टर्न इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, अंडर व्हाट कंडीशंस विल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो कह रहा है एक करंट कैरिंग लूप है, एक लूप जिसमें करंट फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो किस कंडीशंस में उसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगेगी। तो पहला केस हो जाएगा जब लूप की जो सरफेस है, लूप सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस समय टॉर्क जो है वो लगेगा मैक्सिमम। दूसरा जो है जो एक सेकेंड, मैंने लूप की सरफेस परपेंडिकुलर करा दी है, इसमें मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये है मान लो लूप, ओके, इसकी जो सरफेस है ये वाली, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई, तो उस समय न्यूनतम टॉर्क लगेगी, मिनिमम टॉर्क लगेगी। अगर लूप की सरफेस पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। लूप सरफेस पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। इसका मतलब ये हो गया
कि लूप की सरफेस पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब हो गया जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ एरिया वेक्टर पैरेलल हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है आई ए क्रॉस बी, दैट इज आई ए बी साइन थीटा। तो देखो ये थीटा 90 डिग्री होनी चाहिए, और थीटा एंगल किसके बीच में है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो अगर ये है आपका मान लो लूप, तो इसकी एरिया वेक्टर क्या हो जाएगी? ये हो गई है एरिया वेक्टर। क्लियर होगी? ये एरिया की डायरेक्शन से। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो ऐसे जा रही है, तो इसके बीच में कितनी एंगल बनी? 90 डिग्री, है ना। इस केस में क्या होगा? जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर को देखो, तो इसमें एरिया की प्लेन किधर है? इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, दोनों सेम है। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, यानी लूप की सरफेस जब पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दो वायर्स हैं इक्वल लेंथ के, ठीक है। एक को घुम मोड़ के आप सर्कुलर शेप में ले आए, दूसरे को मोड़ के स्क्वायर शेप में ले आए, करेक्ट। और इनको दोनों को रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने के लिए। तो किस पे ज़्यादा टॉर्क लगेगी? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? अगेन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जिसकी एरिया ज़्यादा होगी उसके ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगी। सेम लेंथ के लिए सर्कल की एरिया ज़्यादा होती है, यानी सेम पेरीमीटर के ऊपर सर्कल की एरिया जो होगी वो ज़्यादा होगी, इसीलिए सर्कल के ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगी। तो सर्कुलर वायर के ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दो वायर है जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रही हैं, तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनके बीच में, दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को अपोज करती हैं। यानी इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अगर मान लो इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो इसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके, तो इसके बीच में जो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसीलिए वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? मूविंग चार्ज है ना, करंट है, ओके, ये सारे सोर्स हैं। और आगे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट में कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन इस चैप्टर में क्या लिखना है? मूविंग चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। An emitter and a millimeter are converted from the same galvanometer. Out of the two, which current measuring instrument has higher resistance? तो पहले तो आइडियल केस में एमीटर और मिली एमीटर दोनों में ही जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर है तो उस केस में जो एमीटर के पास रेजिस्टेंस होगा वो मिली एमीटर से कम होगा, ठीक है। मिली एमीटर के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंपेयर टू एमीटर। क्वेश्चन नंबर 13।
Equal currents I are flowing through two infinitely long parallel wires. What will be the magnetic field at a point midway when the currents are following in the same direction? 0 होगी। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ओके, बिल्कुल बीच में, यहाँ जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, और इस वायर की वजह से जो होगी बीच में वो बाहर की तरफ होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा। 14 which one of the two, an emitter or milliammeter, has higher resistance और why? अभी जस्ट हमने किया, ठीक है, तो मिली एमीटर का जो रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि मिली एमीटर जो होती है एमीटर की तुलना में कम वैल्यू की करंट को मेजर करती है, स्मॉल वैल्यू की करंट को मेजर करती है, इसलिए शंट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस जो है अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर? व्हाई इज एन एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज? देखो, तो यहाँ पे है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर जो है वो मैक्सिमम आई जी करंट झेल सकती है, ओके, इससे ज़्यादा दोगे तो ये बर्न हो जाएगी। तो ये जो आई जी करंट है इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, लेकिन जो आ रही है करंट वो आई है, तो एक्स्ट्रा जो करंट आई माइनस आई जी है उसको बाईपास कराना पड़ेगा, यानी इस लाइन से। तो यहाँ टैपिंग करेंगे, एक वायर लेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि इसमें से आई माइनस आई जी करंट फ्लो कर जाए, और सेम करंट को यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे, तो वापस यहाँ कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई, ये क्या हो रही है, आई माइनस आई जी, ओके। तो पता चल गया गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं। एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे पैरेलली। तो व्हाई इज एन एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज? ये एक कमाल का क्वेश्चन। देखो, इस ड्राइंग को सिंपली हम एल से कनेक्ट कर देंगे। तो एमीटर से हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल सर्किट है, मान लो एक बल्ब को ग्लो करानी है, और ये है बैटरी, यहाँ है स्विच, और ये बल्ब ग्लो कर रही है, तो अभी हमें एमीटर लगा के मेजर करना है कितनी करंट इस बल्ब से पास की है। उतनी ही करंट इस बल्ब से पास करेगी जो बैटरी यहाँ से सेंड करेगा, ओके। तो कैसे लगाएंगे एमीटर को वो देखो, ये बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, तो आप यहाँ एमीटर कनेक्ट कर सकते हो, और इस बल्ब, क्योंकि जो करंट बल्ब में जाएगा वो एमीटर से होके ही जाएगा, ठीक है। और याद रखना, एमीटर की जो पॉजिटिव टर्मिनल होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बाजू में होगी, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होगी। अब इसको दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। सेम बल्ब लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ स्विच है, हम यहाँ भी एमीटर, सेम एमीटर को कनेक्ट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से कनेक्ट हम करते हैं एमीटर को, और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करने का मेन कारण है ताकि सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट को वो मेजर कर ले, और ये तभी मेजर करेगी जब उससे वो पास करेगी। तो एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज सिलेंड्रिकल कॉनकेव पोल पीसेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने में सिलेंड्रिकल कनकेव पोल पीस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये सर्टेन करता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो कॉइल की सरफेस के डायरेक्शंस के हमेशा पैरेलल हो, यानी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और सरफेस के पैरेलल हो, ताकि जो टॉर्क मिले वो हमेशा मैक्सिमम मिले। इस वजह से जो ग्रेजुएशंस है, जो स्केल बनेगी गैल्वेनोमीटर की, वो लीनियर बने। तो एक बार मैं वापस से फिर से रिवाइज करा दूँ। ये जो अच्छा सॉरी 17 पे थे। तो क्या कह रहा है कि डिफाइन करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी, तो जो डिफ्लेक्शंस होता है पर यूनिट करंट, उसी को क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। समझ में आया? तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर per unit current when per unit current passing through it is called करंट सेंसिटिविटी, यानी फाई अपॉन आई जो है वो क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी। फाई क्या होती है? डिफ्लेक्शंस, एंगुलर डिफ्लेक्शंस व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसी तरह पर यूनिट वोल्टेज में जो डिफ्लेक्शंस आएगी कॉइल में, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अब कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी may not necessarily increase the voltage sensitivity of a galvanometer। ओके, तो देखो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज आप कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कॉइल का इंक्रीज करने से, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस भी है, वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो। नेक्स्ट 18, अभी देखो टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट wires x and y separated by a distance of 5 centimeter, okay, in air carry currents of 10 amperes and 5 ampere बराबर respectively in opposite directions। Calculate the magnitude and directions of the force on 20 centimeter length of wire y। इसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ पे ओके तो फोर्स जो होती है वो बेसिकली होती है म्यू नॉट बाय 2 पाई डी I1 I2। ओके, तो फोर्स हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू एल। करेक्ट, तो म्यू नॉट हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 I2 हो गई 10 इंटू 5, लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 मीटर, और ये हो गई 2 पाई, और दोनों सेपरेटेड हैं 5 सेंटीमीटर यानी 5 ऊपर 100 हो जाएगी। तो ये 5 कैंसिल, 25 से 2, इससे 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगी 4। ओके, तो यहाँ हो जाएगा कुछ 4 10⁻⁷ और 2 4 इंटू 10⁻⁻5 या -4, ये देख लेना, फॉर्मूला पता ही है। तो अब आ जाओ 19 में क्या कह रहा है? सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, एन गिवन है 100 टर्न्स, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻² मीटर।
करंट 5 एम्पियर, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक्स अ 60 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, थीटा जो दिया हुआ है 60 डिग्री प्लेन से, याद रखना प्लेन ऑफ द कॉइल है, प्लेन ऑफ द कॉइल यानी थीटा होगा 90 माइनस 60 डिग्री, ओके 30 डिग्री। तो देखो ये ऐसे बोल रहा है, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन से यानी इस लाइन से जो कि प्लेन के ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। लेकिन हमें एंगल क्या चाहिए, एरिया वेक्टर, इस प्लेन की जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शंस ये होगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड यानी इसकी जो एंगल होगी वो क्या होगी 90 माइनस 60 30 ये होगी, तभी जाके हम टॉर्क निकाल पाएंगे। तो थीटा क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ओके, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, निबा NIBA, ठीक है, साइन थीटा। तो NIBA यहाँ से डाल दो, साइन 30 डिग्री हाफ आ जाएगी, आंसर जो होगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, derive an expression for maximum force experienced by a straight conductor of length I carrying current I and kept in magnetic field B। ओके, तो देखो एक कंडक्टिंग वायर है, मान लो वो इस डायरेक्शंस में करंट फ्लो करवा रहा है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो इस डायरेक्शंस में होगी, इसकी लेंथ मान लो L है, ओके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगी -E VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। तो टोटल इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो कैपिटल N है, तो ये हो जाएगा -NE VD क्रॉस B। अब N क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, एक सेकेंड, V होगा, स्मॉल l इंटू V इंटू E VD क्रॉस B। अब जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ये बन जाएगी -N और ये कैपिटल V जो है उसको एरिया और लेंथ E और ये VD क्रॉस B। अब यहाँ पे L को बाहर रखो और बाकी को अंदर कर दो, L को बाहर रखेंगे ये हो जाएगी -NA E VD क्रॉस B। अब NAE VD क्या होती है, करंट होती है, ठीक है, तो और यहाँ L है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी IL वेक्टर क्रॉस V, ठीक है। तो याद रखना स्मॉल NAE VD वो करंट होती है, I होती है, तो हमें यही प्रूफ करना था IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।